नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, छोटे छोटे क्वेश्चनों की, महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चनों की जो एग्जाम में आने आने जिनका सामना आपके पास होने वाला है, उन क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5-7 वीडियो, ज़्यादा वीडियो नहीं है। आप ज़्यादा प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। और अपने दोस्तों के साथ एक दो विद्यार्थी भी, अगर एक दो विद्यार्थी के पास भेज देता है तो आपको पता है कि भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो हमको भी मोटिवेशन इसी से मिलता है। तो आप समझदार हो, अब बिना कहे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के पास और भेजो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चनों में मैंने पहले वीडियो जो बनाया था उसमें छोटे छोटे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपको बढ़िया लगेंगे। मुझे उम्मीद है, पक्का विश्वास है कि आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगेंगे। आप आगे देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा, इसका पहला सवाल, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर 3 है तो समान श्रेणी ज्ञात करो। सर बहुत सरल सवाल लिया। चलो भाई, ये पहले से सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो दो सवाल, दो है, तो दो में 3 जोड़ोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ऐसे आता है। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 3 11 डॉट 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 एपी बन गई। एपी तो पूछा है, एपी पूछा, एक नंबर का, इतनी अहमियत देंगे इस सवाल को। इसी में ज्यादा थोड़ी लगे रहेंगे भाई, लो इसी में लगे रहे हम, तो आगे भी तो क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो देखिएगा, दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है कि यदि कोई बिंदु वृत्त के केंद्र के अंदर है, ओके, वृत्त के अंदर है, तो इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? एक भी नहीं हो सकती भाई। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल दिया है, 4-5 इसी में मेंशन हो जाएंगे। ये सर्कल है, सवाल कह रहे हैं इस सर्कल के अंदर है कोई बिंदु, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? खींच के बता दो। एक भी नहीं खींच सकते हैं साहब। इसकी स्पर्श करती जाएगी इस बिंदु के, तो ये तो छेदन रेखा हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना, ये सवाल भी पूछ लेता है आपसे कि छेदन रेखा बताओ, तो ये छेदन रेखा हो गई। एक्स वाई क्या है? छेदन रेखा है। तो सर ये टच कर रहा है, ये क्या है? ये ए बी है, जीवा है बेटा। क्या है? जीवा है। तो सर स्पर्श रेखा तो है ही नहीं। तो मैं यही तो कह रहा था कि इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? 0। अगर आप किसी कहता है एक वृत्त है, इसके एक वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु है, ध्यान से सुनना, एक वृत्त की परिधि से स्थित बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आंसर क्या आएगा? 1। ये लो भाई, स्पर्श बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो इस स्पर्श बिंदु को टच होती हुई जाए। समझ गए? सवाल पूछ ले एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? भाई साहब वृत्त के तो कितनी खींच लो, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं साहब। ये लो स्पर्श रेखा, ये लो और लो, ये लो स्पर्श रेखा ही बढ़ रही है यहाँ पर सारी की सारी। समझ रहे हो? सवाल पूछ ले एक वृत्त के, ध्यान से सुन लेना सवाल भी और उत्तर भी। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त है, बाह्य बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा और 2 स्पर्श रेखा। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु की था, ये था, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सुन लेना, सर्कल वाला जो चैप्टर आपकी 11वां चैप्टर है, इसमें से एक दो छोटे सवाल बन सकते हैं, मे भी, बहुत संभावना है। तो सवाल ऐसे बनेंगे वो गलत ना हो, इसका प्रयास में कर रहा हूँ। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। क्या दोनों की स्पर्श की लंबाई बराबर होती है? बिल्कुल साहब। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? होनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को आराम से इजी वे में हल कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, समझ रहे हो? एक वृत्त है, इस वृत्त के पास दूसरा वृत्त है लेकिन दूर दूर है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों? कितनी खींच सकते हैं साहब? 4 खींच सकते हैं। 1 2 3 और 4, ये टच होती हुई जा रही है, ठीक है। कितनी खींच सकते हैं बच्चों? 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। सवाल दूसरा सुनिए, एक वृत्त दूसरे वृत्त को 2 बार टच कर रहा है 2 बिंदुओं पर, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त है, दूसरे वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 3 खींच जा सकती है। समझ गए? एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से वो ले लो। एक वृत्त और त्रिज्या के बीच, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कितना कोण होता है? 90 डिग्री। अब चाहे ये दिखने में यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा हो, चाहे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो ये भी 90 डिग्री का ही होएगा। मतलब मेरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को,
एक वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की लंबाइयां समान होती है। एक सवाल। दूसरा सवाल, एक वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच सदैव 90 डिग्री का कोण होता है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच सदैव 90 डिग्री का कोण होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आप देखिएगा, जरा ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर मान लो आपके पास बेटा दो वृत्त है और सकेंद्रीय वृत्त है दोनों, तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ये साहब एक भी नहीं खींच सकते उसमें। सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, सकेंद्रीय वृत्त है, इसकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक भी नहीं, जीरो। क्यों साहब? इसके टच करोगे तो इसके नहीं होएगी, इसके करोगे तो इसकी छेदन रेखा बन जाएगी। सवाल और सुनो, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखो कितने क्वेश्चन बता रहा हूं, आप सोचो तो सही। एक क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन मेरी तरफ से बता रहा हूं। एक वृत्त के दो समांतर रेखाएं हो सकती है, स्पर्श रेखाएं। कितनी? अधिक से अधिक दो। तुम कहो साहब ऐसे कर दें तो लो, ऐसे करोगे तभी भी दो ही होगी। समांतर तो दो ही हो सकती है, दो से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। तो एक वृत्त के अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, भाई y अक्ष की दूरी है ना, तो भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज। और x अक्ष की दूरी वो कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि। वैसे मैं आपको बताऊं, x को तो भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, तो सर यहां उल्टा क्यों? यहां देखिएगा, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, लेकिन y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी तो y तो कट गया, तो x कौन? भुज। x अक्ष से दूरी तो x तो कट गया, y बचा, y कौन? कोटि। समझ गए ना? तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। y अक्ष से दूरी पूछता है तो वह भुज की लंबाई होती है, x अक्ष से दूरी पूछता है तो वह कोटि की लंबाई होती है। नेक्स्ट में आइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का माध्यक का ज्ञात कीजिए। माध्यक पूछ रहा है, माध्यिका भी जिसको बोलते हैं, मीडियन। इंग्लिश मीडियम में मीडियन आएगा। ठीक है, देखिए तो क्या है जरा। 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का माध्यक पूछा बच्चों। सबसे पहले या तो माध्यक ज्ञात करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ये तो जरूरी है ही सर, हम जानते हैं ये बात, तो लिख लो। तो अब समझो एक सवाल है, 2 3 करा देता हूँ इसी सवाल में। 1 2 3 3 2 बार है तो 2 बार मेंशन करो। 4 4 3 बार है, 3 बार मेंशन करो। 5 और 7। ठीक है विद्यार्थियों, एक इधर से काटा, एक इधर से, 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 एक इधर से। माध्य ये कह कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4। सर बहुलक पूछता तो, बहुलक जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। देखो 4 3 बार आ रहा है तो बहुलक भी कितना हो जाएगा? 4 ही। बहुलक भी कितना हो जाएगा? 4। सर अगर 3 बार आ जाता तो, जैसे 1 बार 3 2 बार 3 और 1 बार और आ जाता तो क्या होता बहुलक? तो 4 व 3 ये बहुलक होता। 4 भी होता और 3 भी होता। समझ लिया? सर माध्य के लिए सारे को जोड़ो और जितना भी संख्या उसका भाग लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे को जोड़ो, 9 का भाग लो। समझ गए ना? तो ये माध्य ज्ञात करने का तरीका होता है। ऐसे सवालों का माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात करोगे मैंने ढंग से समझा दिया है। फिर भी अगर x वगैरह आ जाता है तो उसके हिसाब से आपको माध्य या बहुलक या माध्यिका आपको दिया मिलेगा, उस हिसाब से आप सवाल को बनाओगे। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्रात्मक में।
96 और 404 का एचसीएफ निकालो। तो निकाल दो कि भाई 96 और 404 का एचसीएफ निकलवा रहा है, ऐसे देगी भाग। अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालोगे। अगर आपको कह रहा है कि वो कौन सी विधि से निकालो तो आपको मन करे जो से निकालो। इसको कर दो 8 दूनी 16 48 हो जाएगा, इसको करोगे 24 होएगा, इसको करोगे 12 होएगा, इसको करोगे तो 6 होएगा, और इसको करोगे तो 3 होएगा, और इसको करोगे तो 1 होएगा। समझ गए? इसको 2 का भाग दे रहे हो 202, 2 का फिर भाग दे रहे हो 101, 101 तो प्राइम नंबर है तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। ये कितना बेटा 2 गुणा 2 गुणा 101, 1 2 ये 1 2 ये। एचसीएफ कितना आ गया आपका 4। एचसीएफ कितना आ गया आपका 4। यही आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि दो बहुपद x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है भाई, 2 है ना, इसका गुणनखंड है तो अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 0 आएगा। गुणनखंड जब भी होता है जब 0 जब होता है। तो 4 माइनस 2 x जित भी है ना भाई वो तो 2 रख दो, ठीक है भाई। इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस 2 के प्लस 10 बराबर 0। क्यों? गुणनखंड है। 4 चौके 16 और 16 से कट गया 16। ये 8 में से 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, प्लस का वो भी बराबर में 0। 2 के बराबर माइनस का 2, माइनस का 2 बटे 2, 2 1 कम 2 के कितना आ गया माइनस के, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर 9 बराबर 0, शून्य तो तभी होंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 9 उधर जाएगा प्लस का, एक्स बराबर अंडर रूट 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 3। कितना होता है प्लस माइनस 3। ठीक है, यानी प्लस का भी 3 और माइनस का भी 3, अल्फा प्लस का 3 बीटा माइनस का 3। बीजगणित रूप में रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियों के नाम लिखें। तो भाई साहब कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। एक तो कौन सी है? विस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्रगुणन विधि। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड है बच्चों, मेथड ही लिखवाया है तो आप मेथड ही लिख दीजिए। समझ गए? कौन कौन सा? विस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, बस ये 3 विधियां हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की। अगर मान लो द्विघाती समीकरण हल करने की विधि पूछ ले तो द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, वो, और पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि, ये द्विघाती सूत्र को हल करने की विधियां हैं। और अगर रैखिक समीकरण को हल करने की विधि पूछता है तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हैं। मूल क्या है? समान है। अब देखो, पहले वाले, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया मैंने, मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल अलग अलग है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मूल अगर काल्पनिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये होता है, तो ये कंडीशन लगाइएगा। ए का मान 1 है बच्चों, बी का मान माइनस का 8 है और सी का मान के है। सूत्र आपके पास है -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए गुणा में सी बराबर में 0। 8 8 64 प्लस का वो भी -4 के बराबर में 0। तो 4 के पर लड़ी जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 64, तो के बराबर में 64 बटे में 4, 16 चौका 64। के का मान कितना आ गया? 16 आ गया।
समझ गए। के का मान 16 होगा तभी इसके मूल समान हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, समीकरण x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 3, मूल को हल करो। अच्छा ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हल कर लोगे, टुकड़े कर लोगे इसके, ठीक है। 3 और इसके जो है मूल ज्ञात करने हैं। इसको मूल कैसे ज्ञात करोगे, एक बार दोबारा से देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा जी। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 3, 3 इधर आया माइनस का हो गया, 6 बच गया प्लस का। ओके भाई, अब ऐसे टुकड़े या तो आप ऐसे बताइए 6 के टुकड़े बताइए, गुणा करें तो 6 आए, और जोड़े घटाएं तो भी 6 ही आ जाए। तो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लो एक बार। बी की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 6 छंगा 36 माइनस 6 चौका 24 बराबर 0। डी कितना आ गया बच्चों, 12 आ गए डी, डी 12 आ गया। अब आप निकाल लो, सिद्धराचार्य से निकाल सकोगे इसको। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 या डी भी कह सकता हूँ इसको मैं। तो माइनस बी की जगह प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 12 बटे में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिद्धराचार्य से होगा, इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसी के दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा का, भाई साहब बहुत सरल सवाल है, ये दे रखा है 6, ये पूछा है साहब, सही होएगा, 1 नंबर का सवाल है, करिए आओ तुरंत। किसी वर्ग के सम्मुख दे रखा है भाई साहब, ये वर्ग है, ठीक है। इसके सम्मुख किनारे के निर्देशांक दे रखे हैं -4, -5, -4 और 3,2। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। दूरी का सूत्र लगाओगे, कर दोगे, दूरी में उल्टा पुल्टा चलता है, x1 y1 x2 y2। दूरी निकालोगे, अंडर रूट क्या निकालते हो आपको पता ही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखोगे, कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रखो तो रख दो, x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह -5 तो प्लस हो जाएगा, y2 की जगह 2 और माइनस माइनस प्लस का। d बराबर कितना हो जाएगा, 8, 8 8 64, ये 6 6 36, d हो जाएगा 100, 100 का मतलब 10, 10 मात्रा का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन दे रहा है कोस थीटा प्लस साइन बटे साइन थीटा गुणा कोट थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो भाई साहब एक तो तरीका मेरे पास ये है कि इनको चेंज कर लो, दूसरा तरीका है सीधा उत्तर निकाल दो, 1 नंबर गैर सीधा ही उत्तर निकाल दो। कोस बटे में साइन कोट होता है, जी सर होता है, इनटू में कोट पहले से ही है, ओके सर, इनटू में टेन स्क्वायर है, जी सर, कोट गुणा कोट, कोट स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सर, टेन को हम 1 बटे में कोट लिख सकते हैं, जी सर, कोट से कोट कट गया, बिल्कुल, आंसर क्या आ गया 1, आपका आंसर आ गया। बताओ, 1 नंबर का सवाल था तो इतना ही इसको अहमियत दीजिए, 1 नंबर लायक ये।
अगर इसको बड़ा करोगे साइन कोस में सभी को बदलने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा होने में तो सब, लेकिन समय आपका खपेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक ही नंबर का ये सवाल है। कोट 48 माइनस कोस 42, तो 0 आएगा इसका मान लो। कैसे सर? कोस 48 माइनस साइन 42 था भाई, माइनस साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं ना इसको। 90 में से 48 घटाओगे तो 42 बच जाएंगे। कोस 48 माइनस 90 हटाओगे तो साइन कोस बनेगा कोस 48। कोस 48 से कोस 48 गए, 0 आपका आंसर आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया, ये तो मुझे लगता है कि आने की उम्मीद है, पूरी संभावना है। डिजिट भी मेरे को लगता है कि यही रहेगी, मगर डिजिट बदल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5, 7, y, x का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात करें। का माध्य कितना है? 8 है, तो x का मान ज्ञात करें। कैसे करोगे बच्चों? देखिएगा, इन सबको जोड़ोगे, 4 का भाग दोगे, बराबर 8 को करोगे। कैसे करोगे आप? 5 + 7 + 9 + x बटे 4 बराबर में 8। कोई डाउट नहीं? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बटे 4 क्यों? सिर्फ 4 नंबर है इसलिए 4 आ गया। इनको ऐड करोगे तो 7 5 12 9 21 प्लस x हो गया बराबर में 8 चौका 32, है ना? 21 को उधर भेज दो सर जी, 32 माइनस 21, तो x बराबर में 11 आपका आंसर मार्क कर दोगे। 1 नंबर में आएगा ही आएगा ये तो। ठीक है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्ती की गड्डी में से एक इक्का नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, नहीं शब्द को मत छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं को छोड़ दोगे तो 4/52 करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा आपका। तो सवाल को ध्यान से पढ़ो कि इक्का नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब 4 तो इक्का होता है, इक्के आने नहीं चाहिए, बाकी 48 कार्ड कोई से भी आ जाओ। 48/52 इसका आंसर होएगा। कितना आंसर होएगा? 48/52। अगर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों, उस बड़ी से बड़े धनात्मक क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436 और 552 को विभाजित करने के पश्चात क्रम से 5, 11, 15 रहते हो, शेष रहते होंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात, सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए कि भाई बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है। बड़े से बड़ा हो एलसीएम, छोटे से छोटा हो एलसीएम। ठीक है, ध्यान रहेगा, बड़े से बड़ा हो एचसीएफ, छोटे से छोटा हो एलसीएम। तो सर क्या करें, ये नंबर 3 दे रखे और 3 नंबर है, सीक्वेंस वाइज इसको इसमें घटाइए, इसको इसमें घटाइए और इसको इसमें घटाइए। ठीक है, 396 में 5 घटाइए, 391 बच गए। 436 में 11 घटाइए, 425। 552 में 15 घटाइए, 7, 2 और 5, ये आ गया। इनका चाहे चाहो जिस विधि से आता हो, गुणनखंड विधि से निकालो, यूक्लिड थ्योरम से निकालो, जैसे आप चाहते हो निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद भाग आता है। ये छोटे सवाल नहीं है, बड़े सवाल हैं। अब मैं और छोटे सवाल लेता हूँ।
ये लीजिए, दो तार 12 मीटर तथा 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक का अधिकतम लंबाई का टुकड़ा ज्ञात की। देख लो भाई साहब, 12 16 अधिकतम, अधिकतम मतलब HCl, बड़े से बड़ा अधिकतम। न्यूनतम आ जाता तो, न्यूनतम आ जाता तो LCM सर। अधिकतम है 12 16, HCF निकालिए, 12 और 16 का HCF अलग अलग निकलता है विद्यार्थी मित्रों। वैसे 12 और 16 का HCF है तो 4 आएगा, अंतर 4 है ना इसमें, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 मीटर। P व Q किसी द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c के शून्य के, तो P गुणा Q ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ax² + bx + c के शून्यक P व Q है, तो P गुणा Q ज्ञात करो। भाई साहब शून्यों का गुणनफल पूछ रहे हैं। अल्फा बीटा बराबर C/A होता है, यही आपका आंसर आ गया, C/A। यानी कि P गुणा Q आ गया। P + Q पूछ लेता तो क्या आ जाता, -B/A। कंफ्यूजन मत होइएगा। अभी सोचते हैं कि साहब संख्या कुछ भी नहीं दी तो उत्तर क्या होएगा। ये समीकरण आपको दे रखा है, जो व्यापक समीकरण है किसी द्विघातीय समीकरण का, तो इसमें अगर P + Q पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, क्योंकि इसके शून्यक है, P और Q शून्यक है। अल्फा प्लस बीटा शून्यक थोड़ी हो, जरूरी थोड़ी हो, तो हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा किसी के द्विघातीय समीकरण के शून्यक हैं, तब उनके शून्यकों का योग बराबर -B/A होता है, शून्यों का गुणनफल C/A होता है। तो शून्यों का गुणनफल पूछ रहा है तो C/A आपका आंसर आ जाएगा। C/A ही आपका आंसर होगा, समझ गए। और इसको आप ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा उसके टिक मार्क कर दीजिए। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उसको वैसे कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि इकाई का अंक x हो, इकाई का अंक क्या हो, x हो, और दहाई का अंक y हो, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होएगी। सवाल पूछ रहा है संख्या क्या होएगी, तो भाई 10y + x होएगी संख्या। सुन लेना ध्यान से, दहाई के अंक को हमेशा आप y से 10 से गुणा करोगे। दहाई के अंक को आप 10 से गुणा करोगे, उसमें इकाई का अंक जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाती है। समझ गए। समीकरण x² - 4x = 0 की हल ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये सवाल अगर आपके पहले से देखे हुए होंगे ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। नया नया देखोगे तुम सोचोगे भाई इसमें तो C नहीं है, किसके टुकड़े करें, समस्या में आ जाओगे। इसलिए आप देख कर जाओ। x कॉमन लिया इसमें, x - 4 = 0। अब या तो x = 0 या तो x = 4। दो उत्तर आ गए कि नहीं आ गया। तो आप सवाल को पहले से देख कर जाओगे, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपका। इसके बाद में अगला सवाल दे रहा है 21 42 63 ... कौन सा पद इसका 210 होगा। मतलब n पूछ रहा है, तो सीधी सीधी बात है, 21 धाम 210। ऐसे देख सवाल है, n = 10 हो गया, सीधा ही सीधा। 21 × 10 करोगे तो 210 आएगा। 21 दाएं 210, 10वां पद होगा। आप n का सूत्र लगाकर भी इस सवाल को कर सकते हो, परंतु सूत्र क्यों नहीं लगाया आपको पता होगा, क्योंकि FSL का सवाल है, इसलिए आप सूत्र नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, किसी स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। देखो बच्चों, अगर आपको बहुत ध्यान देना इस सवाल में, अगर आपको 3 कोण दे रखे हैं ABC, उस स्थिति में आप त्रिभुज नहीं बना सकते हो, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए एक भुजा का होना जरूरी है। नोट कर लो इस बात को, दिमाग में कर लो चाहे कॉपी में कर लो। त्रिभुज बनाने के लिए एक भुजा का होना जरूरी होता है विद्यार्थियों।
तो तीनों कोण अगर आपको दे रखे हैं तो आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हो। अगर करो तो बताओ कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो ना। ए मान लो मैंने आपको दे दिया 60, बी दे दिया 90 और सी दे दिया आपको 30, बनाओ आप त्रिभुज। कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते हो ना। साइड जब तक नहीं पता कैसे खींचोगे भाई साइड। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए आपको कम से कम एक भुजा देना अनिवार्य है। दो कोण दे दे, एक भुजा दे दे, तीनों कोण दे देता तो आप नहीं बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।